हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ सभी साथी जुड़ जाएंगे और सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार शेयर करेंगे, लाइक करेंगे सेशन को और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। एग्जामपुर एंड टेट एंड टीचिंग बाई एग्जामपुर दोनों चैनल्स पे आप लोग क्लास को देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्लास आपकी स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। मे भी हो चुकी होगी दोनों जगह। कहाँ रह गए भाइयों? चलिए, स्टार्ट हो चुकी है। अब जुड़ते चले जाएंगे आप लोग हमारे साथ। क्या होता चला जाएगा? जुड़ते चले जाएंगे आप लोग हमारे साथ और क्लास को आप सभी विद्यार्थी शेयर कर देंगे सभी जगह, ताकि सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ पाएँ। और सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग कहते थे कि हमारी क्लास कभी टाइम पे शुरू नहीं होती, आज टाइम पे भी शुरू हुई है और क्लास भी हुई है। क्लास हुई है ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मुझे ना सुबह से फीवर था और मतलब बुखार था, और बुखार के साथ शाम से बुखार तो सुबह से था, शाम से मेरे सर में भी काफ़ी दर्द होने लगा, पेन होने लगा। तो इस क्लास को एक ऑप्शन ही था बस कि इसको बंद कर दूँ और मैं रेस्ट करूँ। लेकिन मैं कई दिन से आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं यूपी की। उसमें एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता, क्लास को बंद करना पड़ जाता और एक दिन आपको इंतज़ार और करना पड़ता। और ऐसे समय में जब हमारे पास एक नौकरी के लिए हज़ारों विद्यार्थी होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, और ऐसे समय में हम जब देर करेंगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो ऐसे समय में हम एक दिन भी बर्बाद यहाँ पे नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, परिस्थितियाँ कभी विषम होती हैं, कभी अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल होती हैं। तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि ये पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, आपको बढ़ना ही होता है आगे, आपको रोकना नहीं होता। इसको आप रोक नहीं सकते कि चलो आज छोड़ दो कल पढ़ लेंगे। अगर आपने आज छोड़ा तो जो व्यक्ति आज पढ़ रहा है वो तो कल भी पढ़ेगा, लेकिन आपने आज छोड़ा तो आपसे वो आज आगे निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। इसको हम कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। तो इन चीज़ों को हमें मैनेज करके चलना पड़ता है, और उसी कड़ी में हम लोगों ने क्लास को शुरू किया है। और आज कन्नौज के इतिहास को हम लोग जानेंगे। हालांकि कन्नौज के इतिहास कई कड़ी में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से राजधानी हर्षवर्धन काल की जो कन्नौज थी, उससे पहले मौखरी वंश था जो कन्नौज का, उसके बाद कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुए। कौन कौन से राजाओं ने यहाँ पे इस कन्नौज को हथियाने की कोशिश की, कौन इसको सफल हुए इसको प्राप्त करने में, अंतिम राजा कन्नौज का कौन था और उसके बाद कन्नौज का क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 2-3 चरण में इसको हम समझ पाएंगे। एकदम से आप सोचो कि सारी चीज़ें समझ जाओ तो ये आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य के बाद। गुप्त साम्राज्य के बाद आप थोड़ा सा ध्यान करो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। देखो सारी चीज़ें यहाँ पे बाउंडेशन है। बाउंडेशन इस बात की क्योंकि हम सिर्फ यूपी की हिस्ट्री को पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि सिर्फ यूपी की हिस्ट्री हम पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर सिर्फ वही पढ़ेंगे जो यूपी में हुआ है तो बाहर से जो कनेक्शन रहा है उसको नहीं समझ पाएंगे, फिर हम लोग समझ में कम आएगी। तो फिर भी हम लोग एक तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे और हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे आज के बाद, ठीक है। शुरुआत में कुछ चीज़ें आपको समझना है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने नहीं पढ़ाया, 1 साल पहले ही पढ़ाई थी तब से। तो आपको काफ़ी बार दोबारा भी उसको रिपीट करना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ता है चीज़ों को। तो शुरुआत में आपको हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन कोशिश रहेगी पूरा समझ में आए। हम लोग चलते हैं। गुप्त साम्राज्य का जब भारत में अंत होता है, पतन होता है, क्या होता है? गुप्त साम्राज्य का जब भारत में पतन होता है, हाँ जी, गुप्त साम्राज्य का भारत में जब पतन होता है तो भारत कई राज्यों में बंट जाता है। भारत क्या होता है? हाँ जी, इंक थोड़ी सी डाल लूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं दिख रहा होगा आपको। हाँ जी, हाँ चलिए, ये नहीं खोल पा रहा मैं, इसमें असफल साबित हुआ, इतनी एनर्जी नहीं है कि इसको खोल पाऊँ। चलिए, तो गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ भारत में, और गुप्त साम्राज्यों के बाद भारत पे आक्रमण होना शुरू हुए, जिनमें से अगर बात करें तो गोरे हूरों के आक्रमण हुए भारत में। किसके हुए? हूरों के आक्रमण हुए। और जो हूरों के आक्रमण हुए भारत में,
इन्होंने भारत के कई अहम हिस्से, जिसमें आपका कश्मीर था, कश्मीर पर शासन कर लिया, कश्मीर पर शासन कर लिया। कश्मीर इनके कब्जे में आया, जिनको हम गोरे हूर कहा करते थे। कश्मीर पर इन्होंने शासन कर लिया। कश्मीर के साथ साथ इन्होंने पंजाब को भी हथियाया। ध्यान से समझना चीज़ों को। इन्होंने गोरे हूरों ने गुप्त साम्राज्य के बाद, गुप्त साम्राज्य को बड़ा साम्राज्य, एक बड़ा एम्पायर हुआ करता था, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ करता था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य के बाद जब इसका पतन हुआ और उसके बाद हूरों के आक्रमण हुए, और जिनमें से कश्मीर है, आपका पंजाब है, उत्तर पश्चिम, जो उत्तर पश्चिम, जैसे कि उत्तर पश्चिम में यही आपका पंजाब आज का, गुजरात आपका, हिमाचल आज का, जम्मू जो कश्मीर है आपका, इन सारे हिस्सों पर क्या हो गया, हूरों का आक्रमण हुआ। हूरों का क्या हुआ, आक्रमण हुआ। इसी समय गुप्त साम्राज्यों के सामंत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, जो गुप्त शासक हुआ करते थे, गुप्त शासक जो हुआ करते थे, इनके सामंत हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। हाँ, गुप्त शासकों के समझ में अगर ना आए तो कुछ पूछ लेना, और अपनी जो कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं ना, इनको जब बंद करेंगे आप लोग, तभी आपको समझ में आ पाएंगी चीज़ें, ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगी। मुझे नहीं लग रहा आज आप लोग कहाँ चले गए, मुझे लगता है V.Ed की शायद क्लास चल रही है, आप लोग उसमें हैं। अच्छी बात है, V.Ed अगर आप करना चाहते हैं तो उस क्लास को आप सभी लोग देखेंगे एक बार कि कैसे V.Ed में आप लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, कौन सा मैच देख रहे हैं आप लोग, चलिए। हाँ चलिए, गुप्त साम्राज्य के बाद इनके जो सामंत हुआ करते थे, जिनको हम पुष्यभूति परिवार के नाम से जानते हैं, कि पुष्यभूति जो एक डायनेस्टी थी, एक वंश था, इसका उदय होना शुरू होता है इनके पतन के बाद। भारत में पुष्यभूति, हाँ, भारत में पुष्यभूति डायनेस्टी या पुष्यभूति वंश कह सकते हैं इसको, पुष्यभूति वंश का भारत में उदय होता है। इन्होंने खुद को स्वतंत्र किया। ये सामंत हुआ करते थे, गुप्त शासकों के, गुप्त साम्राज्य के सामंत हुआ करते थे। इन्होंने इनसे अलग किया और खुद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापना करने की बात सोची, और इन्होंने उत्तर भारत के कई हिस्सों में अपना शासन भी स्थापित कर लिया। क्या कर लिया, इन्होंने अपना शासन भी स्थापित कर लिया, और भारत में पुष्यभूति वंश की, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वर्धन वंश की, एक ही बात है, पुष्यभूति वंश हो चाहे वर्धन वंश हो, भारत में शुरुआत होती है। भारत में पुष्यभूति वंश की शुरुआत होती है, पुष्यभूति वंश की शुरुआत होती है। और इसी पुष्यभूति वंश के, हालांकि 3 राजाओं के बारे में न तो ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और ना ही इतिहास में बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसी पुष्यभूति वंश के या वर्धन वंश के चौथे शासक होते हैं प्रभाकर वर्धन। 4th राजा होते हैं, कौन होते हैं, 4th राजा, चौथे शासक होते हैं प्रभाकर वर्धन। कौन होते हैं, प्रभाकर वर्धन। हाँ, चौथे शासक होते हैं प्रभाकर वर्धन। ये शासक बन जाते हैं, ये क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। और कहा जाता है कि अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो वर्धन वंश की नींव को इन्होंने ही मजबूत किया था। शुरुआत के 3 शासक कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने गुप्तों के पतन का लाभ उठाया था, इसलिए वो अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा योग्य या फिर यशस्वी शासक नहीं हुआ करते थे। जो सबसे ज़्यादा योग्य शासक हुए, या जहाँ से शुरुआत हुई वर्धन वंश की और इसका यश फैला भारत में, वो थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन से शुरुआत होती है क्या, प्रभाकर वर्धन से शुरुआत होती है भारत में पुष्यभूति वंश की। शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, चौथे राजा थे, लेकिन वास्तविक रूप से कहते हैं कि नींव डाली थी इन्होंने वर्धन वंश की। ये वास्तविक रूप से नींव डाली वर्धन वंश की, और इन्होंने वास्तविक रूप से नींव डाली वर्धन वंश की। और इन्होंने क्या किया, थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। ये जो थानेश्वर होता है आपका, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये वर्तमान में अगर थानेश्वर को हम लोग कंपेयर करें तो ये वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र से कंपेयर कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र के पास हुआ करता था थानेश्वर। यहाँ से क्या किया इन्होंने, अपनी राजधानी बनाई। हाँ, इसको अपनी राजधानी बनाई किसने, प्रभाकर वर्धन, जो कि वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने वर्धन वंश की शुरुआत की और इन्होंने थानेश्वर इनकी राजधानी हुआ करती थी। अगर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो एशियन हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री के कुछ स्रोत होते हैं जिनको हम जानते हैं।
जिनसे हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर हम जो सारा पढ़ रहे हैं इसके अगर जानकारी की बात करें कि वर्धन वंश के बारे में हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो 2-3 स्रोत हैं हमारे पास। सबसे पहले है आपका हर्षचरित। क्या है? हर्षचरित, जो कि बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित जो कि बाणभट्ट ने लिखी थी, इस बारे में इस पुस्तक से हमें इस वंश के बारे में पता लगता है, प्रभाकर वर्धन के बारे में पता लगता है, इनके पुत्र राजवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में पता लगता है। तो ये जो बाणभट्ट थे, इनके द्वारा जो पुस्तक रचित थी हर्षवर्धन, इसके लगभग 8 भाग थे। शुरुआत के 3 भागों में बाणभट्ट ने अपने बारे में इसमें लिखा है, बाकी के 5 भाग में इस वंश के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। तो अगर स्रोत पूछा जाए कि जो वर्धन वंश हुआ करता था उसके इतिहास को जानने का स्रोत हमारे पास क्या है, तो ज़्यादातर हम हर्षचरित नाम से एक पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने, इससे जानते हैं। एक और पुस्तक थी जो कि हुएन सांग के द्वारा लिखी गई थी, इसका नाम था सी यू की। क्या था? सी यू की। ये हुएन सांग के द्वारा लिखी गई थी। इससे भी हमें इस बारे में हमारे जो तथ्य हैं वो मजबूत होते हैं। कन्नौज के बारे में, हर्ष के बारे में, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन के बारे में हमारे जो तथ्य हैं और ज़्यादा मजबूत होते हैं। किससे? आपके सी यू की जो पुस्तक हुआ करती थी इससे। तो सी यू की हर्षचरित, सी यू की पुस्तक हुएन सांग के द्वारा लिखी गई थी और हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। साथ के साथ कई एक नाटक हैं जो खुद हर्ष ने लिखे थे, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये सभी नाटक हैं जिनमें अभिनय किया था खुद हर्ष ने। उससे भी हम इन सब के बारे में पता लगा सकते हैं। चलिएगा, यहाँ तक आपने चीज़ों को समझा। आज मुझे ये बता दो कि गए कहाँ हो आप लोग? हाँ जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि 9 बजे ऐसा हुआ क्या। क्यों? हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं और पुष्यभूति से आगे इसको बढ़ाते हैं। प्रभाकर वर्धन से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि गुप्तों के पुष्यभूति क्या हुआ करते थे? मूल रूप से सामंत हुआ करते थे। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हिस्ट्री का मजबूत सवाल है, काफी बार पूछा जाता है। अब होता क्या है कि प्रभाकर वर्धन जो कि थानेश्वर के शासक होते हैं, ध्यान से सुनना चीजों को, ठीक है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ, प्रभाकर वर्धन जो कि थानेश्वर के शासक होते हैं, इनके 2 पुत्र होते हैं, प्रभाकर वर्धन, ठीक है, हाँ जी, प्रभाकर वर्धन जो कि आपके थानेश्वर के शासक थे, प्रभाकर वर्धन जिनकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, इनके 2 पुत्र होते हैं। थानेश्वर इनकी राजधानी थी, इनके 2 पुत्र होते हैं। एक होता है राज्यवर्धन। कौन होता है? राज्यवर्धन एक पुत्र होता है, ठीक। एक होता है राज्यवर्धन जो कि बड़ा पुत्र होता है। एक होता है इनके पुत्र हर्षवर्धन जो कि छोटे पुत्र होते हैं, छोटे पुत्र होते हैं हर्षवर्धन। हम, हाँ, ब्राइटनेस ज़्यादा है, कम करो सर, थोड़ी सी कम हो सकती है क्या? कम करवाइए भैया, ठीक है, कम करवाई है। बीएड की क्लास में सब ऐसा नहीं है, बीएड की क्लास में नहीं है, मैंने देख लिया। चलो, हर्षवर्धन और एक पुत्री भी होती है इनका जिसका नाम होता है राजश्री। क्या होता है? राजश्री। राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। प्रभाकर वर्धन के बाद इनके जो बड़े बेटे थे राजवर्धन शासक बनते हैं थानेश्वर के। ये क्या बनते हैं? थानेश्वर के शासक बनते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के शासक बनते हैं। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं करवा रहा हूं आपको। राज्यवर्धन जो होते हैं वो थानेश्वर के शासक बनते हैं और इधर जो राजश्री होती है, हर राजवर्धन की बहन, सिस्टर जो होती हैं, इनकी शादी कर दी जाती है, इनकी शादी कर दी जाती है कन्नौज के शासक। ध्यान से सुनो, यहां से कन्नौज की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। कन्नौज के शासक मौखरी वंश के शासक हुआ करते थे ग्रहवर्मन। क्या हुआ करते थे? मौखरी वंश के शासक हुआ करते थे ग्रहवर्मन। कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ इनका विवाह कर दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इन थानेश्वर और कन्नौज में एक वैवाहिक गठजोड़ हो जाने की वजह से मित्रता बढ़ी।
ये उस समय का समय कह सकते हैं कि जो हर्षवर्धन का समय था। यहाँ पर परिवार में जो वैवाहिक संबंध हुआ करते थे, उससे पहले आपने देखा कि एक दूसरे की हत्या करने के बाद शासक बनते थे, भाई की, पिता की। यहाँ पे इनके शासन काल में कम से कम ऐसा नहीं था। प्यार मोहब्बत से सब शासन चलता था इनके यहाँ पर। प्यार, एक दूसरे का सम्मान था, एक दूसरे को प्यार करते थे, और ऐसा नहीं था कि सत्ता की भूख थी किसी को। राजश्री की शादी कर दी जाती है। कन्नौज के शासक मौखरी वंश के शासक थे। कौन से वंश के थे? मौखरी वंश के शासक थे, जिनका नाम था ग्रहवर्मन। जिनका नाम क्या था? ग्रहवर्मन से इनकी शादी कर दी जाती है। ग्रहवर्मन से इनकी शादी कर दी जाती है। किसकी? राजश्री की शादी कर दी जाती है। समझ आ रहा है ना? हाँ, ग्रहवर्मन के साथ विवाह हो जाता है। तो ग्रहवर्मन के साथ विवाह होते ही थानेश्वर और कन्नौज में वैवाहिक गठजोड़ हो जाता है, एक रिश्तेदारी हो जाती है। और इधर रिश्तेदारी इधर हो जाती है, लेकिन कुछ शासक होते हैं जिनमें से एक मालवा के शासक थे, देवगुप्त। यहाँ पे सुनो, पैरेलल चलेगा। इनमें से एक मालवा के शासक थे देवगुप्त, और एक गौड़ के शासक थे देवगुप्त। एक गौड़ के शासक थे आपके शशांक। गौड़ मतलब वर्तमान का जो बंगाल और बिहार है। चीजों को समझो अच्छे से, आराम से। देवगुप्त और इधर एक गौड़ के शासक होते हैं। ये दोनों मित्र थे आपस में। गौड़ जो कि वर्तमान में बिहार और बंगाल है। क्या भैया मेरे? बिहार और बंगाल है। यहाँ के शासक होते हैं शशांक। यहाँ के शासक होते हैं क्या? शशांक यहाँ के शासक होते हैं। शशांक और देवगुप्त ये क्या होते हैं? यहाँ के शासक होते हैं। ये लोग इधर कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ध्यान से सुनो। ये जो देवगुप्त थे और शशांक थे, ये सामूहिक रूप से कन्नौज पर आक्रमण करते हैं, कन्नौज के शासक पर आक्रमण करते हैं और ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। ग्रहवर्मन को मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, और इनकी बहन जिनका नाम था राजश्री, उसको बंदी बना लेते हैं। समझ आ रहा है ना चीजों को? समझो। हाँ, ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं और इनकी बहन जिसका नाम होता है राजश्री, उसको बंदी बना लेते हैं, उसको कैद कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? इधर शशांक कर लेते हैं, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि कन्नौज के शासक हम बन जाएं। हम क्या बन जाएं? कन्नौज के शासक हम बन जाएं। और कन्नौज के शासक बनने का मतलब था कि इनका जो साम्राज्य था वो मालवा से लेकर, जिसमें कि आपका वर्तमान मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, मालवा से लेके महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र से लेके बंगाल गौड़ शशांक के पास था ही, बिहार शशांक के पास था ही, और जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है उस पर भी कब्जा करने का पूरा का पूरा साम्राज्य, उड़ीसा भी इन्हीं के पास था, पूरा का पूरा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया? राजश्री को कैद कर लिया, इसको बंदी बना लिया। इधर क्या होता है कि जो राजवर्धन होते हैं ये गद्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको अपनी बहन को आज़ाद कराना था। ये गद्दी छोड़ देते हैं और चले जाते हैं इन दोनों शासकों से भिड़ने। किससे? देवगुप्त और शशांक से। गद्दी छोड़ के थानेश्वर से ये प्रस्थान करते हैं, क्योंकि अब तक शासक बन चुके थे। प्रभाकर वर्धन के बाद शासक बनते हैं राजवर्धन। मैंने बताया आपको, जो बड़े पुत्र थे राजवर्धन शासक बनते हैं। इधर इस सब के बाद जब इनके बहनों की हत्या कर दी गई और राजश्री को कैद कर लिया गया, इसके बाद ये निकलते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं? निकलते हैं इधर मालवा के शासक से युद्ध करने। मालवा के शासक से युद्ध करने निकल पड़ते हैं, और इन्होंने लगभग 607 ईस्वी में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया हर्षवर्धन को। अब हर्षवर्धन शासक बन जाते हैं, और हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि तब ज़्यादा उम्र नहीं थी, मात्र 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन थानेश्वर के शासक बन गए थे। और ये समय बहुत मुश्किल समय था, क्योंकि एक तरफ से इनके जो दुश्मन थे वो मालवा के शासक हुआ करते थे, और गौड़ के शासक कन्नौज को आक्रमण करके उन्होंने हत्या लिया था, बहनोई की हत्या कर दी थी। और ये समय बहुत आसान नहीं था। बड़े भाई भी इनके साथ राजगद्दी इनको सौंप के राजा इनको बना के निकल चुके थे मालवा अभियान की तरफ। राजवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त को युद्ध में पराजित किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मालवा के शासक देवगुप्त को किसने पराजित किया? तो मालवा के शासक देवगुप्त को युद्ध में सीधे पराजित किया और इसकी हत्या कर दी, इसको मार दिया। इसको क्या कर दिया? देवगुप्त किसके द्वारा मारा गया? राजवर्धन के द्वारा। तो देवगुप्त को यहाँ पे मारा गया, लेकिन युद्ध में ही विश्वासघात करके शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। शशांक ने क्या कर दिया?
समझ आ रहा है ना? हाँ, मजा आएगा। शशांक ने क्या कर दिया? राजवर्धन को मार दिया। हाँ जी। कन्नौज को उस समय कान्यकुब्ज कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। सवाल यहां तक हो तो अगर पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। वीना पाल कह रही सर आप पूड़ी खा लीजिए। अच्छा, आप पूड़ी खा रहे हैं तो खाइए ना। चलिए। चलिए, तो राज्यवर्धन हर्षवर्धन को शासन सौंपने के बाद 607 में भी 606 होना चाहिए यहाँ पे, 606 से 647 लगभग 41 वर्ष का शासन हुआ था इनका। तो ये चले जाते हैं कहाँ पे? इनको पराजित करते हैं और मालवा के शासक देवगुप्त को मार देते हैं। मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित करके मार देते हैं, लेकिन राज्यवर्धन खुद मारे जाते हैं शशांक के द्वारा। ये चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है। शशांक के द्वारा ये मार दिए जाते हैं, शशांक के द्वारा ये मार दिए जाते हैं और शासक बन गए थे। अब तक पहले ही बन गए थे, उनके मारे जाने से पहले राज्यवर्धन की जगह शासक बन गए। कौन? आपके हर्षवर्धन 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में शासक बन गए। हर्षवर्धन की अगर हम लोग बात करें तो हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है। अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है। ऐसा क्यों है इसको भी हम आगे देखेंगे। तो इनको अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है हर्षवर्धन को। इनका जो साम्राज्य था हर्षवर्धन का, हम पढ़ेंगे कि एक तरफ कामरूप अर्थात असम तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तक, उत्तर में पूरा वल्लभी गुजरात इनका था और पूरब में उड़ीसा तक इनका साम्राज्य स्थापित किया था हर्षवर्धन ने। अपने समय के सबसे प्रतापी और यशस्वी राजा हुए थे हर्षवर्धन। तमाम सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि हर्षवर्धन खुद एक शैव शासक हुआ करते थे। शैव मतलब जो शिव की पूजा करते हैं, शिव को मानने वाले होते हैं, तो शैव शासक हुआ करते थे। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है, किसके बारे में? इनके बारे में कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म को भी समर्थन करते थे। ऐसा नहीं था कि ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे, ये बौद्ध धर्म का भी समर्थन करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी उदारता से, मतलब अपने खुले दिल से बौद्ध धर्म को तमाम दान दिया करते थे। तो ये शैव थे मूल रूप से, लेकिन ये बौद्ध धर्म को भी फॉलो करते थे, उसका समर्थन करते थे। कौन? आपके हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को भी क्या करते थे? समर्थक थे। तो बौद्ध धर्म के भी ये समर्थक हुआ करते थे, बौद्ध धर्म के समर्थक हुआ करते थे, समर्थक थे। हाँ जी, बौद्ध धर्म के समर्थक हुआ करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये उदार दिल से, मतलब उदारता के साथ दान दिया करते थे। इनको उत्तर का भगवान भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? उत्तर का भगवान। कोई इनकी उपाधि बताएगा क्या था? मोहम्मद आरिफ खान कह रहे हैं सर नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से बताओ। मतलब कैसे बताऊं अच्छे से? और मुझे समझाओ, आप मुझे समझा दो। आप यहाँ पे खड़े हो जाओ तो आप में भी अच्छे से समझा सकते हो। राजश्री का क्या हुआ? अभी आएंगे ना राजश्री पे, अभी आक्रमण करेंगे कन्नौज पर और देखेंगे फिर क्या होता है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ ना, शैव शासक थे, बौद्ध धर्म के समर्थक थे। और अच्छे से कैसे लिखा? आप नोट्स बनाओ, आप लिखो नोट्स को। कुछ चीज़ें छूट जाए तो उसको दोबारा लिख लेना, वही सारी चीज़ें वहीं पे पहुंचा के वीडियो वहीं पे देख लेना। यहाँ पे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से, इसमें तो कोई है ही नहीं। चलिए, तो उत्तर का भगवान इनको कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? उत्तर का भगवान कहा जाता था। चलिए, चलिए। हाँ, उत्तर का भगवान इनको कहा जाता था। इनकी उपाधि क्या थी? उत्तर का भगवान। आगे चलते हैं। तो ये अंतिम हिंदू राजा। अब ये क्या करते हैं? हर्षवर्धन क्या करते हैं? कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? कन्नौज पर आक्रमण करते हैं, ठीक है भैया।
हाँ, बाद में हर्ष क्या करते हैं, तीसरी लाइन लिखना, हर्षवर्धन कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। देखो इतने अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ, फिगर बना के मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी कह रहा है लड़का कि सर अच्छे से समझाओ, नोट्स बना रहे हैं। यार ये बहुत मुश्किल होता है जो आप कह रहे हो ना कि अच्छे से पढ़ाओ। यार ये क्या हुआ अच्छे से पढ़ाने का मतलब? मैंने क्या छोड़ दिया यार? चीज़ें कौन सी समझ नहीं आई आपको? इतना तो छोटा बच्चा भी समझ जाएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। कैसे बात करते हो यार, अच्छे से समझाओ, नोट्स बना रहे हैं। अब भैया आप नहीं समझ पा रहे, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, तो फिर हम क्या करें बताओ? दूसरे लोगों को समझ आ रहा है, आप नोट्स बनाओ ना। कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है? मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखो भी आप धीरे धीरे। सीखना पड़ेगा आपको नोट्स कैसे बनाया जाता है। ठीक है भैया? हाँ, आगे आते हैं। हर्षवर्धन क्या होता है, मैं क्या बता रहा था भूल गया। हर्षवर्धन कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? हर्षवर्धन कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और जहां पर शशांक का इस पर कब्जा था, शशांक को पराजित कर देते हैं। शशांक को ये क्या करते हैं? पराजित कर देते हैं। शशांक को ये पराजित कर देते हैं युद्ध में और अपनी बहन राजश्री को मुक्त करा लेते हैं। क्या करते हैं भैया? राजश्री को ये मुक्त करा लेते हैं। तो हर्षवर्धन ने पराजित किया किसको? शशांक को। आक्रमण करके शशांक को इन्होंने पराजित किया। शशांक कहाँ का राजा था? शशांक कहाँ का राजा था? गौड़ का राजा था। गौड़ बिहार और बंगाल। ठीक है, तो शशांक को पराजित करके अपनी बहन राजश्री को ये मुक्त करा लेते हैं। कहा जाता है राजश्री के बारे में कि जो राजश्री थी सती होने जा रही थी, मतलब पूरी तैयारी कर चुकी थी राजश्री सती होने की। खुद को सती होने का मतलब होता है कि खुद को मतलब आत्महत्या करने की, खुद के प्राण त्यागने की कोशिश कर चुकी थी, प्राण त्यागने की कोशिश कर रही थी। तभी तक इनको स्वतंत्र करा लिया गया, इनको मुक्त करा लिया गया हर्षवर्धन के द्वारा। और इन्होंने क्या किया कि कन्नौज के शासक जो शशांक था उस समय, थोड़े से समय के लिए बना था ग्रहबर्मन के बाद, इसको पराजित करके कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। कन्नौज को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया। और इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी भी परिवर्तित की। कन्नौज को पराजित, शशांक को पराजित करके हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। और हर्षवर्धन ही वो शासक थे जिन्होंने थानेश्वर से अपनी राजधानी परिवर्तित करके कन्नौज ले गए। क्या हुआ? जो थानेश्वर से अपनी राजधानी परिवर्तित करके कन्नौज ले गए, न केवल इन्होंने कन्नौज को जीता, बल्कि इन्होंने पंजाब को जीता, बंगाल को जीता, उड़ीसा को जीता और मिथिला को जीता। उड़ीसा को जीता, बंगाल को जीता, कन्नौज को जीता, पंजाब को जीता और मिथिला को जीता। तो बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर दिया। यही मैं कह रहा था कि हर्षवर्धन का जो शासन काल हुआ करता था, हर्षवर्धन का, मैं एक अभी मैप के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं कि कहां तक जो हर्षवर्धन का शासन था वो कहां तक फैला था। एक मैप है मेरे पास, उस मैप के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। होता है क्या कि अपने अधीन कर लेता है हर्षवर्धन कन्नौज को और कन्नौज का शासक बन जाता है। न केवल कन्नौज का शासक बल्कि पंजाब को पराजित करके पंजाब को अपने अधीन किया, बंगाल को अपने अधीन किया, मिथिला को अपने अधीन किया, कन्नौज को अपने अधीन किया। बहुत ज़्यादा यश फैल जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि जो आदिवासी शासक हुआ करते थे मालवा और इसके आसपास के क्षेत्रों के, वो भी इसके यश को मानने लग गए थे और अपनी सेनाओं का इस्तेमाल करने को हर्षवर्धन को दिया करते थे। न केवल आदिवासी बल्कि इनके बहुत ज़्यादा मातहत शासक बन गए थे जो इनके प्रभुत्व को स्वीकार जिन्होंने कर लिया था और बहुत ज़्यादा यशस्वी शासक बन गए थे हर्षवर्धन। एक इमेज है, आप देख सकते हैं कि इनका जो शासन हुआ करता था कहाँ तक हुआ करता था। सर लगाओ। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस इंतजार करेंगे, उसके बाद आपके सामने आ रहा है। हाँ जी, मैं बस एक मैप के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूं। मिथिला कहाँ है? मिथिला नेपाल के आसपास का क्षेत्र है, आप खुद देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये जो इमेज दिख रही है, इसमें सबसे पश्चिमी जो हिस्सा है ये था वल्लभी। ये था क्या? वल्लभी। और जो सबसे पूरब का हिस्सा है आपको दिख रहा होगा, इसे कहते थे कामरूप, असम के आसपास का था। ऊपर ये पूरा का पूरा जो मिथिला वगैरह है और आपका कश्मीर है, आपका पंजाब भी है इसमें,
ठीक है, और उड़ीसा नीचे का क्षेत्र, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र भी इसमें शामिल था। बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र भी इसमें शामिल था। तो हर्षवर्धन इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। हर्षवर्धन इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है और इसके बाद अपनी उपाधि रखता है। आप में से कोई बताएगा क्या इसकी उपाधि होती है? इसके बाद इन सारे क्षेत्रों को जीतने के बाद, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हर्षवर्धन ने कन्नौज को तो जीता ही जीता शशांक को हराकर। कन्नौज के साथ साथ उसने पंजाब को अपने अधीन किया, पंजाब के साथ साथ उसने बंगाल को अपने अधीन किया, बंगाल के साथ साथ उसने मिथिला को, अर्थात जो वर्तमान का नेपाल है, इसको अपने अधीन किया। उसने असम को अधीन किया, असम को भी जीता इसमें और अपने शासन में मिला लिया। जहाँ पर कामरूप एक जगह होती थी वहाँ तक उसने अपना क्षेत्र को फैला लिया। कामरूप से लेके वल्लभी तक वो शासक बन गया था, अर्थात गुजरात वर्तमान का, नीचे से नर्मदा नदी से लेके ऊपर मिथिला तक और कश्मीर तक शासक बन गया। और इसके बाद इसकी उपाधि पड़ी शिलादित्य। क्या पड़ी? शिलादित्य उपाधि पड़ी। और ये उपाधि हमें देखने को मिलती है, ह्वेनसांग की एक डायरी थी उसमें लिखा गया है। ह्वेनसांग की डायरी इस उपाधि का स्रोत है और इसकी उपाधि पड़ जाती है शिलादित्य। क्या पड़ जाती है मेरे भाई? इसकी उपाधि हर्षवर्धन की पड़ जाती है शिलादित्य, अर्थात हर्षवर्धन जो था आपका शिलादित्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर्षवर्धन क्या हुआ? शिलादित्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाँ, शिलादित्य, चलिए, हाँ, शिलादित्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। कामरूप असम को बोलते थे, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसने अगर बात करें, पीछे आपको सिंध का हिस्सा दिख रहा होगा, तो सिंध के शासक को भी पराजित किया। वल्लभी के राजा थे ध्रुवसेन, उनको भी पराजित किया और वल्लभी को अपने साम्राज्य में मिलाया। वल्लभी के राजा ध्रुवसेन को भी इसने पराजित किया। लेकिन इसके जीवन की जो हार होती है, क्या होता है? इसके जीवन की जो हार होती है, इसके जीवन की जो हार होती है वो नर्मदा नदी के तट पर होती है। कहाँ पर होती है? नर्मदा नदी के। अभी तक आप कन्नौज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन करेंगे धीरे धीरे, कन्नौज को करेंगे धीरे धीरे, टेंशन मत। तो अभी तो बस शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी तो क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। 2-3 दिन में आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो क्या होता है? हाँ, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन की पहली हार होती है, अपने जीवन की प्रथम हार होती है हर्षवर्धन की, जिसका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था हर्षवर्धन का शासक। पहले ये थानेश्वर इसकी राजधानी थी। क्या था? थानेश्वर इनकी राजधानी थी और थानेश्वर के बाद इन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज परिवर्तित किया। तो इस बात को विशेष रूप से याद रखेंगे। इन्होंने सिंध के शासक को पराजित किया, इन्होंने सिंध के साथ साथ वल्लभी के शासक ध्रुवसेन को पराजित किया, इसने शशांक को पराजित किया और कन्नौज को हत्याया, इसने बंगाल को हत्याया, इसने मिथिला को हत्याया, पंजाब को हत्याया। सारे क्षेत्र इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए और लगभग उत्तर भारत के सबसे यशस्वी शासक बन गए थे उस समय। लेकिन होता क्या है? होता है कि जो आपका नर्मदा नदी के तट पर इनकी पहली हार होती है। नर्मदा नदी के तट पर, जो कि इनके राज्य का दक्षिणी हिस्सा हुआ करता था, इनके राज्य का दक्षिणी हिस्सा हुआ करता था, इसी नदी के तट पर पुलकेशन द्वितीय के द्वारा ये अपने राज्य को दक्षिण तक और ज़्यादा फैलाना चाहते थे, लेकिन पुलकेशन द्वितीय के द्वारा इनको हार मिली। पुलकेशन द्वितीय ने इनको पराजित किया। क्या किया? पुलकेशियन द्वितीय ने इनको पराजित किया। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को अपने जीवन की पहली हार मिलती है, क्योंकि पुलकेशन द्वितीय के द्वारा इनको पराजित किया गया। पुलकेशन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया इनको। हाँ, चलो, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में, हाँ, ह्वेनसांग पे आ रहा हूं मैं, चिंता मत करो। इसी समय ह्वेनसांग इनके साम्राज्य में आता है, इनके पास आता है। इसी समय क्या होता है? ह्वेनसांग आता है और इसके आने का समय कई स्रोत में 627 है, कई सारे स्रोत में 629 है। हम मान के चलते हैं 629 ईस्वी में ह्वेनसांग आता है। 629 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक, 644 ईस्वी तक लगभग 15 सालों तक वो भारत में रहा। लगभग 15 वर्षों तक वो भारत में रहा और हर्षवर्धन के समय पर वो भारत में आया। अगर ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ह्वेनसांग क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करता था। हालांकि चीनी यात्री था, लेकिन ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
हाँ, बौद्ध धर्म का अनुयायी था हुएनसांग, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही ये कहाँ पहुँचा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही कन्नौज पहुँचा था, हर्षवर्धन के दरबार में पहुँचा था। चूँकि हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म को समर्थन देते थे, इसलिए उन्होंने इनको रहने भी दिया और अपने पास रखा। हर्षवर्धन हुएनसांग को, इनके बारे में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के समर्थक थे। कौन? आपके हुएनसांग। कौन थे? बौद्ध धर्म की महायान शाखा। बौद्ध धर्म में दो शाखाएं होती हैं, एक होती है हीनयान, एक होती है महायान। हीनयान और महायान में फ़र्क क्या होता है? हुआ ऐसा, हीनयान और महायान को अलग होने का मतलब, ये अलग अलग शाखाएं कैसे बनी एक ही धर्म की? बौद्ध धर्म एक बार सुस्त पड़ गया, इतना ज़्यादा प्रचारित नहीं हो पा रहा था। बौद्ध धर्म का जो उत्कर्ष था वो निम्न स्तर पे पहुंच गया था, उतना यश नहीं रहा। लोगों को चिंता हुई, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के जो प्रचारक हुआ करते थे, लोगों को चिंता हुई कि कैसे हम इस धर्म को फैला पाएँ, कैसे इस धर्म का हम लोग विस्तार करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में हम इसे कैसे पहुँचा पाएँ। बहुत ज़्यादा प्रचारक हुआ करते थे बौद्ध धर्म के। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोगों के मन में श्रद्धा बने, जैसे कि मूर्ति पूजा वगैरह। भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाओ, उनकी पूजा करो, मूर्ति स्थापित करो, लोग देखेंगे तो आकर्षित होंगे। लोग देखते ही नहीं है कुछ तो आकर्षित कहाँ से होंगे? लोगों ने मना किया, बिल्कुल नहीं ऐसा। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मूर्ति पूजा मत किया करो, मूर्ति को पूजा करने से भगवान नहीं मिलते, मोक्ष नहीं मिलता। लोगों का ऐसा कहना था। लेकिन कुछ लोग जो इस बात पर अड़ गए कि नहीं, तो हमें तो प्रचार ही करना है अपने धर्म का, और इसके लिए हमें मूर्तियां बनानी पड़ेंगी, हमें बौद्ध स्थल बनाने पड़ेंगे जहां पर लोग आएंगे और देखेंगे और आकर्षित होंगे। जब कुछ होगा ही नहीं देखने और दिखाने के लिए, तो लोग आकर्षित कैसे होंगे? तो यहीं से दोनों में मतभेद उत्पन्न हुआ और दो शाखाएं बन गई, एक महायान और एक हीनयान। हीनयान वो जिन्होंने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने कहा कि नहीं, हम वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे गौतम बुद्ध ने कहा है। महायान वो जिन्होंने परिवर्तन को स्वीकार किया और भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाना शुरू किया, भगवान बुद्ध के स्थल बनाने उन्होंने शुरू किए, उनको महायान कहा गया। और उसी महायान शाखा का अनुयायी था हुएनसांग। क्या था? इसी महायान शाखा का अनुयायी था हुएनसांग। हुएनसांग 629 ईस्वी में भारत आता है, कन्नौज आता है, और बहुत ही कम समय में इसने हर्षवर्धन के साथ मित्रता कर ली, क्योंकि ये दोनों ही लोग समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे किसके? बौद्ध धर्म के। हुएनसांग 629 में भारत आया और हर्षवर्धन के साथ इसने मित्रता कर ली। क्या कर लिया? हर्षवर्धन के साथ मित्रता कर ली इसने। हर्षवर्धन के साथ इसने मित्रता कर ली, और मित्रता करने के बाद इसने इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, सी यू की एक पुस्तक लिखी। सी यू की एक पुस्तक लिखी, हाँ जी, सी यू की एक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में इसने कन्नौज की सुंदरता, कन्नौज की समृद्धि के हर्ष के काल में कन्नौज किस प्रकार की हुआ करती थी, यहाँ से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है कन्नौज के इतिहास के बारे में। सी यू की हर्षचरित, रत्नावली जो नाटक हुआ था, नागानंद, प्रियदर्शिका, इन सब से बहुत ज़्यादा हमें जानकारी मिलती है कन्नौज के बारे में, थानेश्वर के बारे में, वर्धन वंश के बारे में। होता है क्या कि इसने एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इसने यात्रा वृत्तांत के साथ साथ कन्नौज की सुंदरता, समृद्धि को, कन्नौज की जो सुंदरता थी और कन्नौज में जो समृद्धि थी उस समय, कि कैसे राजा अपनी प्रजा को खुश रखता है, कैसे राजा अपनी प्रजा को खुश रखता है। तो कन्नौज की समृद्धि और कन्नौज की इसने क्या लिखी गई? कन्नौज की इसने सुंदरता और समृद्धि लिखी। इधर 643 ईस्वी में हर्ष के द्वारा एक महासभा का आयोजन किया जाता है। यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं। हुएनसांग के जाने का वक्त हो जाता है। हुएनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा जाता है भाई इसको? हुएनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा जाता है इसको? कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। होता है क्या, सुनो। कह रहे हैं अशोक कुमार सर, अब तो सन मिट्टी का ढेर बन गया, मतलब क्या हुआ भैया? हाँ, सचिन
पाराश्री कह रहे हैं कि सर हमारी तो सुनो। बताओ भैया क्या है, बताओ क्या है। फिर आपकी नहीं सुनेंगे तो मेरे पढ़ाने का मतलब क्या होगा। बफरिंग सर, बफरिंग देखो एक बार चेक करो भाई। भाई सही चल रही है, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, संस्कृत में प्रियदर्शिका, रत्नाबली और नागानंद। बिल्कुल कह रहे थे कि सर हमारी सुनो, उनका बताओ भैया क्या सुनना है। चलो कुछ ना सुनो, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 643 ईस्वी में एक महासभा का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? 643 ईस्वी में, 643 ईस्वी में हर्ष के द्वारा एक महासभा का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे भाई? एक महासभा का आयोजन किया जाता है। महासभा का आयोजन किया जाता है 643 ईस्वी में। ठीक है, हाँ। इसमें होता क्या है कि जो महासभा होती है इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, और बौद्ध धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं। इसका वर्णन भी अपनी इस पुस्तक में किया था हुएन सांग ने। बफरिंग वैसे मेरे सामने भी तो क्लास चल रही है भैया। कैसी बात करते हो। चलो, क्या होता है इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, और इसी अवसर पर इसमें तमाम शासक आए थे। हर्षवर्धन ने तमाम मातहत शासक और जो अड़ोसी पड़ोसी शासक थे सबको बुलाया था इस महासभा में। 643 ईस्वी की जो महासभा थी हर्ष के समय की, तो इसको आयोजित किया था। इसमें तमाम लोगों को बुलाया था। इसमें जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के अनुयायी भी शामिल हुए थे, और इसी में एक ऊंची मीनार का निर्माण कराया गया। इसी 643 महासभा में एक ऊंची मीनार का निर्माण कराया गया। न केवल ऊंची मीनार का निर्माण कराया गया, बल्कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक ऊंची प्रतिमा का भी निर्माण कराएगा। क्या कराएगा? भगवान बुद्ध की एक स्वर्ण प्रतिमा का भी निर्माण कराया गया। सोने की प्रतिमा, भगवान बुद्ध की, हाँ जी, भगवान बुद्ध की एक स्वर्ण प्रतिमा का भी निर्माण कराया गया। यहाँ पर एक स्वर्ण प्रतिमा का भी निर्माण कराया गया, अर्थात सोने की एक मूर्ति बनवाई गई थी भगवान बुद्ध की इसी 643 ईस्वी के, हाँ, 643 ईस्वी के 643 ईस्वी में भगवान बुद्ध और ऊंची मीनार का निर्माण कराया गया। हर्ष के बारे में कहा जाता है कि हर्ष हर 5 वर्ष के बाद प्रयागराज में, जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं, प्रयागराज में एक पवित्र उत्सव मनाते थे, और यहाँ पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करते थे। तो इसको लिखेंगे ना आगे, क्या कर लिखेंगे? हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, जैसे हर 12 वर्षों के बाद कुंभ लगता है, उसी तरह से हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के बाद, प्रयाग में, अर्थात इलाहाबाद में, प्रयाग में एक पवित्र उत्सव मनाते थे, और यहाँ पर, यहीं पर, अर्थात इलाहाबाद में ही पवित्र उत्सव और इलाहाबाद में ही महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। क्या करते थे? महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाते थे। कौन करवाते थे? आपके हर्षवर्धन। प्रयागराज में सीयू की कौन सी भाषा है भैया? नाम से ही लग रही है सीयू की चाइनीज़ भाषा है। ठीक है, सीयू की नाम से ही लग रही है कि ये चाइनीज़ भाषा है, तो इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के बाद प्रयाग में पवित्र उत्सव मनाते थे, इलाहाबाद में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। हर्षवर्धन एक लेखक भी थे, और लेखक के साथ साथ आज के टाइम पे कहते हैं कि एक्टर, मतलब नाटक भी करते थे, मंचन करते थे नाटक का। और उन्होंने 3 नाटकों को लिखा था, जिसमें से हमने देखा था इन्होंने क्या लिखा था? 3 नाटकों को लिखा था, और उन नाटकों का मंचन किया था, जिसमें राजा उदयन की, कौशाम्बी के आसपास के राजा उदयन की के जीवन के बारे में उन नाटकों में उन्होंने बताया था। राजा
उदयन के जीवन के प्रेम प्रसंग और हास्य कथाओं के बारे में उन्होंने उसमें बताया था। तो हर्षवर्धन ने 3 नाटकों को लिखा था। हर्षवर्धन ने खुद एक इतिहासकार भी हुआ करते थे, न केवल एक कुशल सैन्य शासक थे, योद्धा थे, बल्कि इतिहासकार भी थे, लेखक भी थे। इन्होंने रत्नावली नाटक लिखा। क्या लिखा? रत्नावली नाटक को लिखा इन्होंने, इसकी रचना की। इन्होंने प्रियदर्शिका लिखी। इन्होंने क्या लिखा? प्रियदर्शिका लिखी। ठीक है, इन्होंने प्रियदर्शिका लिखी। साथ के साथ इन्होंने नागानंद, ये तीन क्या लिखे? इन्होंने नाटक लिखे। ये 3 इन्होंने नाटक लिखे, न केवल लिखे बल्कि इनको नाटक कहते हैं ना कि एक्टिंग की, नाटकों में मंचन किया हर्षवर्धन ने। ठीक है, रत्नावली, ये तीनों याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये तीनों ही हर्षवर्धन के द्वारा रचित थे। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा रचित थी, जिसमें बाणभट्ट के जीवन के बारे में भी था और लास्ट के 5 भाग, उसमें 8 भाग थे, लास्ट के 5 भाग हर्षवर्धन के बारे में था, वर्धन वंश के बारे में था। ठीक है, और सीयू की पुस्तक की रचना किसने की? हुएन सांग ने की, जो कि 629 में भारत आया था और हर्षवर्धन का मित्र बन गया था। और वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी हुआ करता था, स्वयं एक बौद्ध था। उसी प्रकार से हर्षवर्धन मूल रूप से शैव थे, लेकिन बौद्ध धर्म को भी समर्थन करते थे, बौद्ध धर्म को भी फॉलो करते थे, उसको मानते थे। ठीक है, हाँ जी। इसके आगे की जो चर्चा है, अभी कुछ समझ में अगर नहीं आया हो तो नीचे इसके कमेंट कर देना, इस क्लास के नीचे बता देना कि आपको क्या नहीं आया। सर हिस्ट्री के सभी युद्ध के बारे में वीडियो बना दीजिए। वो तो भाई हिस्ट्री में पढ़ी है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। कितना आपको समझ आया ये ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपकी जो फीडबैक है वो बहुत ज़रूरी है। कितना आपको समझ आया आज की क्लास से, कल और हो सकता है और अच्छे से आपको समझ आए चीज़ों को। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं भैया, क्यों नहीं ले सकते? लेखपाल के लिए ऑफकोर्स ले सकते हैं, क्यों? लेखपाल में हिस्ट्री नहीं आती क्या? ऑफकोर्स ले सकते हैं। और ये तो यूपी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे और हम लोग अब अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कल कन्नौज को, तो टेंशन मत लो। ठीक है, चलिएगा। चलिए, तो इस क्लास को आज यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं, समाप्त करनी पड़ेगी। सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, सभी लोग शेयर करेंगे क्लास को, और जिसने बाद में देखी क्लास शुरुआत में आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत में उसको देख ज़रूर लेंगे। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।